हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लीड कोड डेली क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3191। मिनिमम ऑपरेशंस टू मेक बाइनरी एरे एलिमेंट्स इक्वल टू वन। एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। यू आर गिवन अ बाइनरी एरे नम्स, यू कैन डू द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन द एरे एनी नंबर ऑफ टाइम्स, पॉसिबली जीरो। चूज एनी थ्री consecutive elements from the array and flip all of them. Flipping an element means changing its value from 0 to 1 and from 1 to 0. Return the minimum number of operations required to make all elements in nums equal to 1. If it is impossible, return -1. तो एक बाइनरी एरे दिया है, मतलब उसकी हर एक जो एलिमेंट है एरे की, उसकी वैल्यू या तो जीरो है या वन है। हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी थ्री कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स को पिक कर सकते हैं और उनकी वैल्यू को फ्लिप कर सकते हैं। जीरो को वन बना सकते हैं, वन को जीरो, और वो एक ऑपरेशन काउंट होगा। और ऐसे ऑपरेशन आप कितनी भी टाइम्स कर सकते हो। आपको बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म आप कर पाएं ताकि सारा का सारा एरे की जितनी वैल्यू है वो वन हो जाए। और एक बात ये भी बताइए कि अगर इम्पॉसिबल है ऐसा करना तो आप -1 रिटर्न करोगे। ऑब्जर्वेशन फर्स्ट, एरे की लेंथ जो है वो 10⁵ से कम है। अब इसमें हम अगर ब्रूट फोर्स अप्रोच से चलें तो हमें क्या करना होगा। NC3 हमारे पास इतने तरीके हैं तीन कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स को पिक करने के। NC3 n मतलब 10⁵ में से कॉम्बिनेशन बना लो थ्री। तो कॉम्बिनेट्रिक्स का मतलब अगर हम यूज करें तो n फैक्टोरियल, n-3 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल। तो समवॉट कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n फैक्टोरियल है अगर मैं हर एक एलिमेंट को पिक करके। और n फैक्टोरियल भी नहीं होगा क्योंकि मुझे मल्टीपल टाइम्स ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। बट क्या मुझे सारे के सारे जितने भी चॉइसेस हैं उनमें ट्रैवर्स करने की ज़रूरत है? आंसर इज नो। क्योंकि जो एलिमेंट पहले से ही वन है मैं उसको फ्लिप नहीं करूंगा, मैं सिर्फ जीरो वाले एलिमेंट को फ्लिप करूंगा। और हो सकता है उसकी वजह से उसके नेबरिंग जितने एलिमेंट होंगे वो भी फ्लिप करने पड़े, है ना। तो अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, 1 0 1 0 1, तो यहाँ पे सिर्फ दो एलिमेंट है जो जीरो है, मुझे इनको फ्लिप करना है। अब मेरे पास दो तरीके हैं। मैं इसको फ्लिप करने के लिए ये पूरे के पूरे इन तीन एलिमेंट्स को फ्लिप करूं, या मैं इन तीन कॉन्सेक्यूटिव वैल्यूज को लूं ताकि ये फ्लिप हो जाए, है ना। तो मेरे पास दो दो तरीके हैं कि मैं किस किस तीन एलिमेंट्स को पिक करूं ताकि ये वाला जो जीरो है वो फ्लिप हो जाए। ठीक है। अगर मैं अ, ये वाला भी एक मेरे पास केस है, तो वैसे देखने में तो लग रहा होगा कि मैं इस वाले तीन एलिमेंट को फ्लिप कर देता हूँ ताकि ये वन, ये भी वन हो जाए, ये जीरो हो जाएगा, बट ये वन हो जाएगा, ये स्टिल वन हो जाएगा। बट इससे हुआ क्या, जो मेरा एग्जिस्टिंग वन था तो वो भी जीरो में कन्वर्ट हो गया। तो मतलब एक चीज तो ठीक हुई बट एक चीज बिगड़ भी गई। ठीक है, अब मुझे इसको वन करना है तो या तो मैं ये पूरे तीन कॉन्सेक्यूटिव एलिमेंट्स पिक कर लूँ, या ये पिक कर लूँ, या ये पिक कर लूँ। ये करूँगा तो दोबारा इसी सिनेरियो में चला जाऊँगा। ये पिक करूँगा तो अगले दो एलिमेंट खराब हो जाएंगे, ये पिक करूँगा ये वाले दो एलिमेंट खराब हो जाएंगे। मतलब मेरे पास कोई डायरेक्शन नहीं है। आप समझ रहे हो। एट एवरी स्टेज कोई भी जीरो एलिमेंट को वन बनाने के लिए मेरे पास दो या मतलब एक से ज़्यादा तरीके होते हैं। अ, हो सकता है मैं उस एलिमेंट को मिडिल बना लूँ और i-1 और i+1 को यूज़ कर लूँ एज अ consecutive थ्री एलिमेंट। हो सकता है मैं उसको फर्स्ट बना लूँ और i+1 और i+2 यूज़ कर लूँ। हो सकता है उसको लास्ट बना लूँ, i-1 और i-2 कर लूँ। तो मतलब तीन चॉइसेस है मेरे पास हर बार रैंडमाइज करने की। बट होता क्या है कि जब भी मैं कोई रैंडम ऐसी चॉइस यूज करता हूँ उसकी वजह से हो सकता है जो पहले ठीक थी वैल्यू, जो पहले से वन थी वैल्यू, वो जीरो हो गई, है ना। तो अगर मैं ग्रीडीली सोचूं, ग्रीडी अप्रोच क्या बोलती है कि जो करंट एलिमेंट को हम ठीक करने जा रहे हैं ना उसकी वजह से मिनिमम डैमेज हो। मिनिमम डैमेज का मतलब है कि मेरा जो एग्जिस्टिंग कोई भी वैल्यू ऑलरेडी वन है उसको जीरो ना होना पड़े।
तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए हमें करना चाहिए जो करंट एलिमेंट जिसको मैं 0 to 1 कर रहा हूँ उसको फर्स्ट इंडेक्स पे रखूँ, ith इंडेक्स पे, और i+1 और i+2 को फ्लिप करूँ। देन मैं इस वाले इंडेक्स पे जाऊँ, मैं ये चेक करूंगा कि ये वैल्यू 1 हुई है या 0 हुई है। अगर ये 0 हुई है तो फिर मैं इन तीनों को फ्लिप करूंगा जो i+3 होगा। हो सकता है ये वैल्यूज खराब हो गई हों, फिर जब मैं इनके पास जाऊंगा फिर i+4 के साथ इसको फ्लिप करूंगा। तो जो सर्टेन वैल्यू पीछे रह गई ना, जो हमारी ठीक होती जा रही है वैल्यूज, मैं श्योर हूँ वो खराब नहीं होने वाली, क्योंकि मैं एक डायरेक्शन में फ्लिपिंग करता चला जा रहा हूँ, मैं रैंडमली फ्लिप नहीं कर रहा हूँ। और अगर मैं एक डायरेक्शन में फ्लिप करता जा रहा हूँ तो मेरे को इधर वाली चीज को देखना ही नहीं पड़ेगा। मैं मान के चलूंगा कि मेरा सर्टेन एरे जो है वो करेक्ट हो चुका है। हाँ, i+1 और i+2 जो फ्लिप हो रहे हैं वो माइट भी गड़बड़ हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट, जब हमने ये फ्लिप करा था और अगर मैं दोबारा इसी एलिमेंट को फ्लिप कर दूं, इसी पूरे के पूरे एलिमेंट को, तो ये जो फ्लिप था अल्टीमेटली मैं दोबारा से इसी स्टेट में आ जाऊंगा और मेरे दो फ्लिप एक्स्ट्रा हो जाएंगे, रिडंडेंट फ्लिप्स भी हो जाएंगे। तो अगर मुझे इससे बचना है तो मुझे ये वाला ग्रीडी अप्रोच लेना पड़ेगा। हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे और इफ ith इंडेक्स पे 0 होगा तो हम i+1 और i+2 को फ्लिप कर देंगे। ऑब्वियसली nth इंडेक्स तक आइटरेट नहीं कर सकते, क्योंकि n+1 और n+2 तो एग्जिस्ट ही नहीं करते एरे में। हम n-2 तक आइटरेट कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट आइटरेट करेंगे, इससे हमारे रिडंडेंट फ्लिप्स हट जाएंगे। इससे हमें ये बार बार इंश्योर नहीं करना पड़ेगा कि हमारे जो नेक्स्ट फ्लिप होने वाला है वो हमारा कोई प्रीवियस ऑलरेडी जो 1 था उसको 0 ना कर दे, क्योंकि मैं कभी भी लेफ्ट में फ्लिप नहीं करने वाला। लेफ्ट का मतलब है i-1 पे फ्लिप नहीं करूंगा, क्योंकि i-0 to i-1 तक मेरा एरे जो था वो ऑलरेडी सब 1 हो चुके थे, तो मैं उसको बिगाड़ना नहीं चाहता हूँ। हाँ, अब आता है कि पॉसिबल कब होगा और पॉसिबल कब नहीं होगा। तो जब मैं n-2 तक आइटरेट करूंगा मेरे पास बच जाएंगे n-1 और n। अगर जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग में लिखूं तो मैं n-1 मेरा लास्ट एलिमेंट होता है, n-2 मेरा सेकंड लास्ट होता है और n-3 मेरा थर्ड लास्ट होता है। मैं यहाँ तक आइटरेट करूंगा और ये जो दो एलिमेंट होंगे, ये 0 होंगे या 1, ये इस एलिमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ये एलिमेंट इनको किस तरीके से फ्लिप करने वाला है। तो मैं लास्ट में पूरा फ्लिपिंग करने के बाद एक बार ये चेक और कर लूंगा कि ये n-2 इक्वल्स टू 1 है और n-1 इक्वल्स टू 1 है। अगर ऐसा नहीं हुआ सब कुछ फ्लिप करने के बाद, तो इसका मतलब है कि इम्पॉसिबल था पूरे के पूरे एरे को 1 बनाना। और अगर ऐसा हो गया तो हमारे जितने फ्लिप्स हमारे लगे लेफ्ट टू राइट आइटरेट करते हुए वो हमारा आंसर होगा और वो ही मिनिमम होगा, क्योंकि हमने कोई रिडंडेंट फ्लिप नहीं करा है और हमने ग्रीडीली उन एलिमेंट्स को फ्लिप करा है जो 0 थे, उनको 1 में फ्लिप करा है। तो चलिए इसी लॉजिक को एक बार पाइथन में कोड कर लेते हैं। तो चलिए जैसा हमने डिस्कस करा था वो कोड पाइथन में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। सबसे पहले जो आंसर हमें रिटर्न करना है उसको 0 से इनिशलाइज कर लेते हैं। देन हम लेफ्ट से आइटरेट करेंगे एरे के ऊपर टिल लेंथ ऑफ एरे -2 और चेक करेंगे कि इफ नम्स ऑफ आई अगर इक्वल्स टू 0 है तो हमें यहाँ पर एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ऑपरेशन क्या होगा कि जो करंट वैल्यू 0 है उसको हम 1 कर देंगे, जो नेक्स्ट वैल्यू है उसको हम फ्लिप कर देंगे। फ्लिप करने के लिए हम जॉर ऑपरेशन यूज़ करेंगे। जॉर ऑपरेशन करेंगे 1 से, तो अगर वहाँ पे 1 प्रेजेंट होगा तो 1 जॉर 1 0 हो जाएगा, और अगर 0 होगा तो 1 जॉर 0 1 हो जाएगा, तो फ्लिप हो जाएंगे। नम्स i+2 इसको भी जोर कर देंगे 1 से, और क्योंकि एक ऑपरेशन परफॉर्म करा है तो अपने आंसर को भी इंक्रीमेंट कर देंगे। इन दी एंड हम चेक करेंगे कि इफ नम्स ऑफ एक n वेरिएबल भी स्टोर कर लेते हैं जिसमें एरे की लेंथ स्टोर कर लेंगे। इन दी एंड चेक करेंगे कि इफ n-1 इक्वल्स टू 1 है एंड n-2 भी इक्वल्स टू 1 है, मतलब जो लास्ट के दो एलिमेंट थे वो भी अगर 1 बन चुके हैं, तो हमारा जो आंसर था उसी को रिटर्न कर देंगे। वरना हम -1 रिटर्न करेंगे, क्योंकि इम्पॉसिबल है
आंसर को ड्राइव करना। तो एक बार इनपुट टेस्ट केसेस को रन करके देख लेते हैं। तो हमारे इनपुट टेस्ट केसेस चल रहे हैं, एक बार सिस्टम टेस्ट केसेस को भी रन करके देख लेते हैं। तो हमारे सिस्टम टेस्ट केसेस भी चल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड था। आई डोंट थिंक मीडियम टैग होना चाहिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना था। और मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए बाय बाय।